नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास, तो जिसमें हम काफी सारी चीजें अभी तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम समास की परिभाषा और जो सामासिक शब्द बनता है, यानी कि जो समास की प्रक्रिया के दौरान नया शब्द बनता है, समस्त पद को पढ़ चुके हैं, समास विग्रह को पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम समास के भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो समास के भेदों में हमने यहाँ पर अभी तक तत्पुरुष समास को क्लियर कर लिया है। तत्पुरुष समास के सारे भेद हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जो 6-7 भेद हमने बताए थे। उसके बाद हमने कर्मधारय समास को पढ़ लिया है, क्या होता है कर्मधारय समास। और इस देखिए, जो हमने यहाँ पर 6 आपको यहाँ पर भेद बताए हैं समास के, तो उन 6 भेदों के सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर ही इनको जाना जाता है और जिसी के आधार पर इनको समझा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे जाते हैं। तो तत्पुरुष समास की विशेषता भी मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, कर्मधारय समास की भी विशेषता मैंने यहाँ पर आपको बताई थी। और लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था द्विगु समास। द्विगु समास, तो क्या होता है द्विगु समास, ये हम पढ़ रहे थे अपने लास्ट सेशन में। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया होगा या ध्यान पूर्वक उस समय पर पढ़ा होगा, समझा होगा, उन्हें क्लियर होगा कि क्या होता है द्विगु समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने द्विगु समास को। देखिए, कर्मधारय समास यहाँ पर क्लियर हो चुका था हमारा, इसको हम फिर रिवाइज करेंगे। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर द्विगु समास। तो द्विगु समास में मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। आप सभी को नोट डाउन करने के लिए कहा गया था और आपने नोट डाउन किया भी होगा। पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि वो उस चीज की विशेषता को बताता है संख्या के आधार पर। ठीक है, विशेषण कितने टाइप के होते हैं? विशेषण आपके परिमाणवाचक होते हैं, यानी कि मात्रा को बताते हैं, निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, संख्यावाचक होते हैं, ठीक है, या गुणवाचक होते हैं। तो उन्हीं में से एक होता है जो संख्यावाचक, यानी कि जो किसी व्यक्ति किसी वस्तु की संख्या का बोध कराता है, संख्या के आधार पर उसकी विशेषता को बताता है। तो वहां पर हमने कहा कि ये द्विगु समास है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लिखे भी हैं आप लोगों ने, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने काफी और एग्जाम्पल्स भी इसमें बताए थे। जैसे चौमासा, चौमासा यानी कि 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार, समाहार या समूह भी कह सकते हैं। चौमासा, चौ का अर्थ होता है 4, यानी कि जहां पर संख्या बताई जा रही हो। चौमासा, 4 मासों का समाहार, मासों यानी कि महीनों का समाहार। पंचवटी, पंचवटी, पंच पहला पद, हमने क्या कहा था कि जो भी हमारा समस्त पद होता है, जो भी हमारा समस्त पद होता है वो, या सामासिक पद, समस्त पद या सामासिक पद जो हमारा होता है उसमें हमेशा 2 पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, चौ मासा, जिसमें चौ है पूर्व पद, मासा है उत्तर पद यानी कि बाद का पद। पंचवटी, पंच में 5 जो है वो आपका, पंच जो है वो आपका पूर्व पद है और वटी जो है वो आपका उत्तर पद है। इसी तरह से त्रिलोक, त्रि में त्रि जो है वो आपका पूर्व पद है और लोक जो है आपका उत्तर पद है। तो हमने कहा पूर्व पद संख्यावाचक चौ, पंच, त्रि, शता, सप्ताह। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे तिरंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ और चीजें भी आपको दी थी। 2
पहर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे, जिन बच्चों ने नोट डाउन किया होगा उन्होंने जरूर लिखा होगा अपनी कॉपी में। तो देखिए, हमने कहा पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, शताब्दी, शत अब्दों का, 100 वर्षों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। ठीक है, तो इसको कहते हैं द्विगु समास। तो याद रहेगा सभी को, क्या क्या विशेषता बताई द्विगु समास की? द्विगु समास का पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि जो पूर्व पद होगा वो उसमें हमेशा संख्या होगी। ठीक है, जैसे मैंने और भी एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, तो आप यहाँ पे और भी शब्द लिख सकते हैं इस तरह के, जैसे पंचानन, पंचानन। ठीक है, जैसे आपका त्रिभुवन, इनको भी नोट डाउन कीजिए और इनको भी लिखेंगे। ठीक है, तो कुछ जितने ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल लिखेंगे उतना आप ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, उतना आप ज्यादा पढ़ पाएंगे। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लिखेंगे नोट डाउन जरूर करें, और जब नोट डाउन हो जाए तो हैंड रेज करेंगे इस तरह से कि मैम हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, और ये तो लास्ट सेशन में ही स्टार्ट करवा दिया था, तो काफी बच्चों ने पिछले सेशन में भी इसे नोट डाउन किया होगा। जहां पे से छोड़ते हैं बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब कभी कोई नई चीज पढ़ाई जाती है तब उसको नए चैप्टर से स्टार्ट, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, सभी ने हैंड रेज करेंगे इस तरह से, नोट डाउन कर लिया? यस, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने नोट डाउन कर लिया है। यस, बहुत अच्छे। तो द्विगु समास भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो मैंने आप सभी से कहा था कि घर पर जाकर एक बार रिवाइज करेंगे। किस किस ने घर पर जाकर इसको पढ़ा? किस किस ने समास टॉपिक को घर पर जाकर पढ़ा? हाथ खड़ा करेंगे जिसने घर पर पढ़ा जाकर। जो हमने यहाँ पर समास पढ़ाए थे पिछले लास्ट 2 सेशन से, किसने घर पे जाके पढ़ा? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे जाके रीडिंग करते हैं, जो घर पे जाके पढ़ते हैं। वेरी गुड, तो आप सभी ने पढ़ा है, इसका मतलब कि अभी तक देखिए हम समास के, मैंने आपको 6 भेद बताए हैं, तो देखिए 6 भेदों में 3 भेद हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम 3 भेदों को आगे तब बढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब आपको इन तीनों की जो विशेषता है वो पता होगी। तो कौन बताएगा? चलिए, सबसे पहले तत्पुरुष समास की विशेषता, तत्पुरुष समास की विशेषता कौन बताएगा? क्या होते हैं तत्पुरुष समास और क्या होता है कर्मधारय समास? चलिए, तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं, जैसे सबसे ज्यादा जीआईसी रिकनी खाल के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा जवाब भी देते हैं, पढ़कर भी आते हैं, नोट डाउन भी करते हैं। एक बार सभी क्लैप करेंगे सबसे पहले जीआईसी रिकनी खाल के लिए। क्लैप करेंगे सारे बच्चे, क्लैप करेंगे जीआईसी रिकनी खाल के लिए बहुत तेजी से। वेरी गुड, मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सभी बच्चे नोट डाउन भी करते हैं, पढ़ते भी है, घर से भी पढ़कर आते हैं। बाकी सारे बच्चे तो बिल्कुल माइक ऑन करने के लिए ही रेडी नहीं होते हैं, बिल्कुल क्लास में एक्टिव नहीं है बाकी बच्चे। इतने सारे यहाँ पर स्कूल्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, आपको भी यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए जब आप क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आपको फिर से मौका दिया जा रहा है, आप अभी अभी जिसने नोट डाउन किया है वो साथ के साथ रिवाइज भी करेगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले समास की तरफ। नंबर 4, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास, देखिए जो बहुव्रीहि समास होता है, हमने आपको बताया कि हर एक जो समास होता है उसकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो दोनों पद होते हैं,
किसी भी शब्द में हमने कहा कि जो समस्त पद होता है वो उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं। जब आप इनका अर्थ निकालेंगे तो इनका स्वयं का अर्थ नहीं आता, बल्कि ये पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करते हैं। यानी कि इनका खुद का कोई अर्थ नहीं निकलता, बल्कि ये किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। इन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ प्रकट करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गजानन, गज जैसे आनन वाला, या देखिए और भी बहुत सारे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। पीतांबर, ठीक है, या नीलकंठ। और अभी अभी मैंने यहाँ पर एक और लास्ट सेशन में नीलकंठ का भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, और वो कंफ्यूजन भी मैं आपका क्लियर करूंगी, ठीक है। नीलकंठ, त्रिलोचन। अब देखिए आप सोचेंगे कि इसमें त्रिलोचन है, तो मैम त्रि मतलब तो 3 होता है, यानी कि पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाचक है, तो इसमें तो ये तो आपका यहाँ पर द्विगु समास हो गया। लेकिन इसको भी मैं आपका क्लियर करूंगी। देखिए यहाँ पर भी आपका त्रिलोचन शब्द लिखा हुआ है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पर लिखेंगे विषधर। इनके एग्जाम्पल आप बताएंगे। दशानन, ठीक है, और महावीर। तो यहाँ पर हमने कहा पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे के अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो इन सभी को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला है गजानन। गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला, गज आनन, गजानन। गज जैसे आनन वाला, यानी कि गज अर्थात हाथी, आनन अर्थात मुख। तो किसका होता है गज के जैसा आनन? हाथी के जैसा सर किसका है? किसका होता है हाथी के जैसा मुख? यस, जीआईसी रिकनी खाल। यस, माइक ले लीजिए फटाफट। बाकी सभी बच्चे अपने माइक को रेडी रखेंगे, बिल्कुल किसी का भी नाम लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि गज जैसे आनन वाला, हमने कहा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम गणेश भगवान का होता है हाथी जैसा। वेरी गुड। गज जैसे आनन वाला, गज जैसे आनन वाला कौन है इस संसार में? भगवान गणेश। गणेश जिनका गज का आनन है, गज का सिर है जिनका, ठीक है ना। चंद्रमुखी, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्र जैसे मुख वाली, चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है। किसकी तुलना करते हैं चंद्रमा के मुख से? नारी। किसी भी सुंदर नारी को हम कहेंगे चंद्रमुखी, यानी कि ये चंद्रमा के समान, इसके फेस पे जो तेज है, इसके फेस चेहरे पर जो उजाला है, वो चंद्रमा के समान है। त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रि अर्थात 3, लोचन अर्थात नयन। कौन है त्रिलोचन? भगवान शिव। भगवान शिव को त्रिलोचन कहा जाता है। चक्रपाणी,
चक्रपाणी अर्थात हाथ में चक्र धारण करने वाले। कौन करते हैं हाथ में चक्र धारण? भगवान विष्णु। विष्णु, यस। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन या कमल के समान नयनों वाला। कौन है कमल के समान नयनों वाला? श्री राम भगवान। श्री राम भी है और भगवान विष्णु को भी कमल नयन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल तो हमने कर श्री लिया। राम भगवान। अब देखिए, यस, पीतांबर, पीतांबर, पीतांबर कौन धारण करता है? पीतांबर अर्थात इसके लिए हम लिखेंगे पीले हैं, पीले हैं अंबर अर्थात वस्त्र जिसके। कौन धारण करता है पीतांबर? पीतांबर धारण करने वाले हैं कृष्ण भगवान। कौन धारण करता है पीतांबर? तो बिल्कुल देखिए, जो शब्द है उसका कोई अपना अर्थ नहीं है, बिल्कुल अलग ही अर्थ आ रहा है, यानी कि पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद के अर्थ को बता रहे हैं, ठीक है। तो पीले हैं अंबर जिसके, यानी कि जो पीले वस्त्र धारण करते हैं वो है भगवान कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका। कौन है जिनका कंठ नीला है? इस संसार में नीलकंठ के नाम से किसको जाना जाता है? भगवान शिव को। नीला है कंठ। जीआईसी बिनाक खाल, यस यस यस, अनम्यूट कर दिया गया है बच्चे आपको, यस। विषधर, किसको कहते हैं विषधर? मैम शिव जी। यस, भगवान शिव को कहा जाता है विषधर। दशानन, दशानन अर्थात 10 है आनन जिसके। आनन का अर्थ होता है सर। किसके है 10 सर? मैम रावण। यस, दशानन रावण को कहा जाता है। महावीर, महावीर किसे कहा जाता है? महान है जो वीर। मैम हनुमान जी। वेरी गुड, महावीर कहा जाता है हनुमान जी को। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुव्रीहि समास में आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, वेरी गुड, बैठ जाइए सभी बच्चे। बहुव्रीहि समास में आप सभी ने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, ये सारे एग्जाम्पल खुद का अपना कोई अर्थ न बताकर किसी तीसरे ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, यानी कि इनका अपना कोई खुद का अर्थ नहीं है, बल्कि ये किसी तीसरे अर्थ को बता रहे हैं। तो जहां पर पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। नोट डाउन कर लिया सभी ने अपनी कॉपी में? यस, वेरी गुड, नोट डाउन जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं फिर घर पर जाकर रिवाइज नहीं करते हैं और आपको नेक्स्ट डे कुछ भी याद नहीं रहता है। तो घर पर जाकर रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे और इसका आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। यहाँ पर आप जगह छोड़ेंगे और खुद से लिखेंगे होमवर्क में। चलिए, तो अभी तक हमें अपने 4 समास यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। कौन कौन से समास यहाँ पर क्लियर हुए अभी तक हमें? सबसे पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। चारों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं और उसी के आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और उसमें परसर्गों का लोप हो जाता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और आपका बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। क्लियर है सभी को चारों समास? सभी को चारों समास क्लियर है? हैंड रेज करेंगे। यस, वेरी गुड। कोई भी डाउट होता है तो चुप नहीं बैठेंगे कि मैम अगर ये वाला समझ में नहीं आया दोबारा रिपीट कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि मुझे नहीं आया कोई बात नहीं, मेरी बेइज्जती होगी या बच्चे क्या कहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे आप क्लास में टीचर्स से बार बार पूछते हो, बिल्कुल ऐसे ही कि मैम इसे एक बार और रिपीट कर दीजिए जो चीज समझ में नहीं आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें कंफ्यूज करेंगी, तो वो चीजें अब आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर रही हूँ कि क्या विशेष है आपका बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में। ठीक है, अब कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास आपको अगर अलग से दिया जाए, यहाँ पे तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, तब आपको अलग अलग चीजें पता चल रही है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका बहुव्रीहि समास है, कौन सा आपका कर्मधारय समास है। तो सबसे पहले पहचानने के लिए आपको समास विग्रह करना होता है। ये आप सभी को पता है कि आप तभी क्लियर कर पाएंगे कि ये कौन सा समास है, उसके लिए आपको समास विग्रह करना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कमल नयन, ठीक है, कमल नयन, कमल के जैसे नयन, कर्मधारय समास में विशेषता बताई जाती है। पूर्व पद आपका विशेषण होता है और दूसरा पद आपका विशेष्य होता है। कमल नयन यानी कि नयनों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, यानी कि आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि महावीर, अब आप कहेंगे कि ये महावीर और महात्मा में क्या अंतर है। ठीक है, महावीर और महात्मा में क्या अंतर है। महान है जो वीर, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये महावीर यानी कि ये शब्द किसी और के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसी और के बारे में, ये हनुमान जी के बारे में बात कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा वीर हैं। लेकिन आपका जो ये शब्द है महात्मा, महात्मा शब्द कह रहा है महान है जो आत्मा, अर्थात ये आत्मा की विशेषता को बता रहा है। अब देखिए, आत्मा दुष्ट भी हो सकती है, आत्मा महान भी हो सकती है, विशेषता कुछ भी हो सकती है। ठीक है, गुणों का जब हम कहते हैं ना विशेषण क्या होते हैं कि ये गुण विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण सबसे पहला होता है, तो गुणवाचक में आपके हर तरह का आता है। अगर आप खट्टा है, आपका आम खट्टा है बोलेंगे तो खट्टा भी उसका एक गुण है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे आम मीठा है तो मीठा भी उसका एक गुण है। अगर आप कहेंगे कि रोहन बहुत बुद्धिमान है या रोहन बहुत मेहनती है तो ये भी उसका गुण है। लेकिन अगर आप कहेंगे रोहन बहुत शैतान है या बदमाश है या बदमाशी करता है तो ये भी उसका एक गुण है। ठीक है, तो महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, इसीलिए ये कर्मधारय समास है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे हमने कहा कमल नयन, तो कमल जैसे नयन और कमल जैसे नयनों वाला, कमल जैसे नयन और कमल जैसे नयनों वाला, नयनों वाला जहां पर आ जाएगा वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा और कमल नयन जहां पर होगा वहां आपका कर्मधारय समास होगा। अब इसी को महान आत्मा है जिसकी, महान आत्मा है जिसकी, इस तरह से अगर आप लिखेंगे महान आत्मा है जिसकी, तो वो आ जाएगा आपका बहुव्रीहि समास में। यानी कि अब ये और है जिसकी दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, है जो, है जिसकी, जिसकी, जिसका, जिसके। ठीक है, ये आपको बहुव्रीहि समास के बारे में बताता है, या है जो, है जैसा, ये आपको कर्मधारय समास के बारे में बताता है। ये यहाँ पे क्लियर। अब एक और चीज यहाँ पर आई, त्रिलोचन, ये भी मैंने आपको अभी भी बताया था, मैंने बताया था कि इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। त्रिलोचन, त्रि अर्थात तीन, लोचन अर्थात नयन, तो आप कहेंगे ये तो द्विगु समास है, लेकिन फिर ये बहुव्रीहि समास कैसे हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए, त्रिलोचन, त्रि अर्थात तीन, लोचन अर्थात नयन का समाहार। जब हम इसको लिखते हैं
तीन लोचन का अर्थात नयनों का समाहार या समूह, तो ये द्विगु समास होता है। ठीक है, जब हम इसको संख्या के रूप में लेते हैं, अगर हम इसको लिखते हैं तीन लोचनों वाला, तीन है लोचन जिसके, तीन है लोचन जिसके, तब आता है आपका बहुव्रीहि समास। अर्थात ये अब अपने बारे में नहीं बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, वो है भगवान शिव, और इसीलिए ये बहुव्रीहि समास है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर आपको दे दिया जाए त्रिलोचन तो आप उसको लिख देंगे कि ये द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि भी समास होता है, लेकिन आप कैसे उसका समास विग्रह कर रहे हैं, ये सबसे मेन चीज है। आप कैसे समास विग्रह कर रहे हैं? समास विग्रह अगर किया गया है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए, जिसमें है जो होगा वो आपका कर्मधारय होगा, जिसमें आपका है जिसके, है जिसका, ठीक है, ये आपका बहुव्रीहि समास होगा। सेम अगर आप द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर कर रहे हैं तो त्रिलोचन, तो तीन लोचनों का समूह या तीन लोचनों का समाहार आपका द्विगु हो गया, क्योंकि समूह की बात की जा रही है, और जहां पर तीन लोचनों वाला या तीन लोचन है जिसके, वहां पर तीसरे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो बहुव्रीहि समास। क्लियर सभी को? क्लियर हुआ? यस। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा द्वंद्व समास। बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान, इजीली याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हेडिंग डालिए नंबर 5 द्वंद्व समास। हेडिंग डालिए नंबर 5 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहां पर द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ये जरूर लिखेंगे, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। अभी हमने काफी सारे विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था, तो अब आपको योजक चिन्ह समझने में मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होने वाली है कि किसे कहते हैं योजक चिन्ह। विराम चिन्ह जितने टाइप के होते हैं हमने सारे पढ़े हैं, बिल्कुल आपको प्रॉपरली एक एक विराम चिन्ह क्लियर करवाया गया है। तो हमने कहा जहां दोनों पद समान हो या दोनों पद प्रधान होते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद समान होते हैं, और दोनों पद आपस में योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच योजक चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है अन्न जल। अन्न जल, तो अन्न जल इस तरह से लिखा गया है, और इसका आप समास विग्रह करेंगे तो ये होगा अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। ऊंच नीच, ऐसा नहीं है कि पहला पद प्रधान है या दूसरा पद प्रधान है, पहला पद मुख्य है या दूसरा पद मुख्य, दोनों ही यहाँ पर मेन है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जन्म मरण, जन्म और मरण। दाल रोटी, दाल और रोटी। माता पिता, माता और पिता। हानि लाभ, हानि और लाभ। ठीक है, तो देख सकते हैं दोनों ही पद प्रधान हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं यहाँ पर, आप उन्हें भी लिखेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ साथ,
तो जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, दाल रोटी, दाल और रोटी, माता पिता, माता और पिता, हानि लाभ, हानि और लाभ। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर खुद से लिखे हैं जिन्हें आप नोट डाउन करेंगे। इसके साथ साथ आप ये वाले एग्जाम्पल भी नोट डाउन करेंगे, जैसे राधा कृष्ण। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, राधा कृष्ण दोनों ही पद प्रधान है, दोनों ही पद समान है। राधा कृष्ण तो कैसे लिखेंगे? राधा और कृष्ण। ठीक है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राजा रंक, राजा और रंक। ठीक है, बाकी नीचे लिखा है सुख दुख, तो क्या लिखेंगे? सुख और दुख। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। तो इस तरह से यहाँ पर हमने द्वंद्व समास को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर भी हो गया है टॉपिक। तो यहाँ पर आज हमने 5 समास पूरे के पूरे बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हमारा लास्ट जो समास बचता है वो है अव्ययी भाव समास। तो अब हम यहाँ पर एक बार जो लास्ट हमारा सेशन होगा अगला, उसमें हम सबसे पहले अपने पूरे सारे जितने समास है, अभी तक हमने 5 भेद पढ़े हैं, तो पांचों को एक बार हम यहाँ पर एक तरह से रिवाइज करेंगे। आप 5 समास को घर से पढ़ के आएंगे, फिर हम इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से आज का समय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।